हुए 2 मिनट। रेडी? ओके। आज और एक नए निबंध को देखते हैं। यह निबंध 2019 में आईएएस में पूछा गया था। बहुत ही छोटा निबंध था। निबंध को रीड करो आप सारे लोग। विवेक सत्य को खोज निकालता है। विजडम फाइंड्स ट्रुथ। अब इससे छोटा कोई निबंध नहीं हो सकता है जिसमें केवल 3 शब्द प्रयोग किए गए। विजडम फाइंड्स ट्रुथ। अभी तक का जितने वर्षों से निबंध से संबंधित परीक्षा हो रही है, ये सबसे छोटे निबंध में है। केवल 3 शब्दों का प्रयोग है। 3 शब्द से कम में लाइन बनाना मुश्किल हो जाएगा। कोई लाइन अगर बनाना हो, कोई कथन या कोई भी वक्तव्य बनाना हो, तो 3 शब्द से छोटा करोगे तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। और देखो, 125 नंबर का निबंध 2019 में। ओके, गुड इवनिंग। दिखाई दे रहा है? पहले एक बार लिख के बताओ कि हाँ, विवेक सत्य को खोज निकालता है। हम ऐसे छोटे से निबंध, देखने में छोटा है, हम इस पे भी 1200, 1500, 1600, 2000 शब्द लिख सकते हैं। कैसे खेलना है, इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। इज इट क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बोल दें सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस निबंध को पढ़ोगे तो 2 इसमें टेक्निकल टर्म है। पहला है विवेक और दूसरा है सत्य। एक है विवेक और दूसरा है सत्य। तो आपको जानना पड़ेगा कि विवेक होता क्या है, ये क्या होता है विवेक, और सत्य के बारे में जानना होगा क्या होता है। तो पहले तो ये जानोगे विवेक कहते किसे हैं, विवेक का काम क्या है, और फिर बताएंगे कि अगर विवेक किसी के पास है तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, और विवेक यदि नहीं है, अगर किसी में विवेक की कमी है, तो उसका क्या दुष्प्रभाव निकल उभरेगा। क्योंकि विवेक है तो सकारात्मक परिणाम निकलेगा, क्योंकि सत्य को खोज निकालेगा। उल्टा कहो, लिख सकते हो कि विवेक अगर नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में अंधेरा हो सकता है, भटकाव बहुत ज्यादा हो सकता है, सत्य तक उसका पहुंचना मुश्किल काम हो जाएगा। देखो, इनकी क्लास, सर क्लास चल नहीं रही है। चलाओ क्लास को। इतना अच्छे से लिखा है सर, क्लास चल नहीं रही है, और इमोजी भी बनाया है। उसको देखने से पता नहीं चल रहा है कि दुख में है कि सुख में है, हंसता हुआ है कि थोड़ा उदासीनता लिए हुए, ये पता ही नहीं चल रहा है। यह तटस्थ भाव में है, साक्षी भाव में आ गया है ये। यहां ध्यान दो, ठीक है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दो सारे लोग। अब किसी का अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से वो उसको बंद करके एक बार फिर से चालू करे। क्लियर है ऑडियो वीडियो? ठीक है, तो ध्यान दो आप। विवेक सत्य को खोज निकालता है, इस पे लगभग 1200 शब्द जाना है। 125 नंबर का निबंध था, 2019 आईएएस में पूछा गया है, 3-4 साल पहले। ध्यान रखना, आप ऐसे निबंधों को अगर तैयार किए हो तो इस तैयारी के क्रम में आपके पास बहुत ऐसी ऐसी सामग्री मिल जाएगी जो अलग अलग समय में दूसरे निबंधों में लिखने में उपयोगी है। क्योंकि बहुत ही अच्छा निबंध है, सुंदर निबंध है, अमूर्त निबंध है, बड़ा ही थॉटफुल, मतलब वैचारिक निबंध है। अब कोई सोचे कि मैं ज्योग्राफी का पीएचडी होल्डर हूं, फंस सकता है इसमें। इतिहास का मठाधीश हो, उसको दिक्कत हो सकती है, उसको गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। हो सकता है इतिहास से गोल्ड मेडलिस्ट हो, क्रैकर ब्रेकर हो, दिक्कत हो जाएगी उनको। विचार विवेक सत्य को खोज निकालता है, वो इतिहास में भटकते रह जाएंगे। या सत्य को खोज निकालता है, ये है। देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल टर्म का मीनिंग जानो। पहले मीनिंग अगर समझ में आ गया तो फिर स्टार्टिंग कैसे, मध्य भाग कैसे और अंत कैसे।
भले शब्द का पता तो रहे। मैं पूछूं विवेक क्या है तो कई लोग हाथ खड़ा कर देंगे, विवेक। कई लोगों का नाम विवेक रहता है, नाम तो रख लेते हैं विवेक। पूछ दो कि इसका आशय बता दो तो विवेक को अपने नाम का ही विवेक नहीं पता नहीं है, उसी का अर्थ पता नहीं है, मगर नाम कई लोगों का होता है विवेक। ध्यान देना, कई सारे लोग हैं। तो विवेक का काम क्या है, विवेक होता क्या है? देखो, विवेक जो है मनुष्य की एक ऐसी क्षमता है। कई लोगों में विवेक बड़ा कम होता है, कई लोग भले विवेकी आदमी होते हैं। ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से विवेक क्या क्या करता है? सही गलत का निर्धारण करता है। क्या सही है क्या गलत है का निर्धारण। देखो, जिसमें विवेक होगा वही पता लगा सकता है ये सही है गलत है, और जिसको विवेक नहीं है हो सकता है गलत चीजों को सही मान ले। यहां पे है ना, विवेक सत्य को खोज निकालता है। ठीक है, विवेक से संवेगों को करना वो अलग अलग पक्ष है। भले यहां सुन लो और थोड़ा थोड़ा रफ खींचते रहना तो फिर क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, विवेक आखिर होता क्या है? तो विवेक एक ऐसी क्षमता है मानव की जिसके माध्यम से वो सही और गलत का निर्धारण करता है, क्या सही है क्या गलत है। ध्यान रखना, यह निर्धारित करने के लिए कि आपको जो ज्ञान मिल रहा है वो सही है, इस बात की भी जानकारी जरूरी है कि गलत होता क्या है। अगर आपको गलत चीज का पता नहीं है तो कैसे निर्धारित करोगे कि यही सही है? ध्यान देना, सत्यता का निर्धारण करना एक 2 डायमेंशनल प्रोसेस है। जो विवेकी होता है वो पता लगा लेता है ये गलत है ये सही है। कई लोग कभी कभी ऐसे वो पहुंच जाते हैं सत्यता तक, विवेक की कमी है फिर भी संयोगवश कभी कभी पहुंच जाते हैं। अदरवाइज सही गलत का पता होना बहुत आवश्यक है, तभी आप तो सही रास्ते पे चलोगे, सत्य का अनुसरण करोगे, सत्य की प्राप्ति करोगे। तो विवेक करता क्या है? विवेक मनुष्य की ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से सही और गलत का निर्धारण करते हैं। कई लोगों में विवेक की कमी है, उसको सही और गलत, उचित अनुचित का पता ही नहीं रहता। हम कहते हैं इसमें बुद्धि कम है, क्या सही है क्या गलत है ये पता ही नहीं लगा पाता। ठीक है, तो पहला ये विवेक के माध्यम, मनुष्य की ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से हम उत्पन्न समस्याओं का समाधान करते हैं। जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं उनका समाधान हम विवेक से करते हैं, दिमाग लगाते हैं, कहते ऐसा करने से ये हो जाएगा। आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो कि आईएएस बनना है, और अब विवेकपूर्ण तरीके से काम करोगे तो हो सकता है खूब मेहनत करो और रिजल्ट ना आए, संभव है। आपको विवेकपूर्ण तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको पता लगाना पड़ेगा क्या सही है, मतलब कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी चीजें गलत है, नहीं पढ़ना चाहिए। गलत का मतलब कौन कौन सी चीजों को हटा दो आप। ध्यान रखना कि आईएएस बनने के लिए जो सामग्री है उसमें कम चीजें पढ़नी है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। जिसको यही नहीं पता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है का एरिया छोटा है, क्या नहीं पढ़ना उसका एरिया बहुत बड़ा है। तो जो जिनमें विवेक नहीं है उस एरिया में घुस जाते हैं, जो नहीं पढ़ना है उसी का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, ज्ञानी मानो टाइप से बन जाते हैं। एक से एक चीज ऐसी ऐसी बताते हैं जो एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं है, और माहौल पैदा करते हैं। आसपास में लोग उनको कहते हैं बड़े ज्ञानी मानव हैं ये, इनके पास अद्भुत टाइप का ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, परंतु उस ज्ञान की उपयोगिता यूपीएससी के लिए है नहीं। दिल्ली में ऐसे कई सारे धुरंधर ज्ञानी मानव मिल जाएंगे, थोड़ा प्रयास करोगे तो सब जगहों पे सभी मोहल्ले में है, तो आपको भी मिल जाएंगे ज्ञानी मानव। ऐसा ऐसा ज्ञान अर्जित है, यही एक साथ अगर 50 लोग बैठे हों ऐसा सवाल पूछेंगे 50 धराशायी, और खुद अपने पीटी में जाकर यूपीएससी में धराशायी या मेंस में धराशायी। पीटी अपना मेंस नहीं हो रहा है, अद्भुत ज्ञान अर्जित किया, उनको सही गलत का पता नहीं है। इसके स्तर पे थोड़ी समस्या है। विवेक नहीं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं, ऐसी चीजों में उलझ गए हैं जो आवश्यक नहीं है।
तो विवेकी आदमी सही गलत का निर्धारण कर लेता है, समस्याओं का तुरंत समाधान कर लेगा जिसमें विवेक होगा। विवेकी आदमी वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है, जैसा कंडीशन होगा उसके साथ एडजस्ट कर लेगा, समायोजन। कई लोग दिल्ली आते हैं, कठिनाई में पड़ जाते, एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। चला था घर से कि तोड़ फोड़ कर देंगे, दिल्ली में जाके आग लगा देंगे, पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन जाएंगे। जब वो 3 साल तक तैयारी करता है कोचिंग में जाकर 3 लाख देकर, तो उसका भ्रम फिर टूटने लगता है। वो वातावरण के साथ अपने को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता है। चला था भले ही अच्छे मानसिक पक्ष को लेकर, मगर यहाँ पे उसका जो मेंटल स्टेटस है वो गड़बड़ होने लगता है। आसपास के परिदृश्य को देखकर, स्थितियों को देखकर, कंडीशंस को देखकर लगता है कि यार ये बहुत कठिनाई है इसमें बनने में, एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाती है। कई लोग जब चलते हैं दिमाग लगाए रखता है कि नहीं, मुझे कोई भी किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य की सिद्धि करनी है, थोड़ी कठिनाई भी होगी उसमें भी अपने को एडजस्ट किए हुए है। छोटे से रूम में भी लोग 8 बाई 10 के कमरे में रहकर, 8 फीट गुना 8 फीट 9 फीट के कमरे में रहकर भी आईएएस बने हुए हैं। इस कमरे में ठीक से घुसते ही बेड है। कई लोग सीढ़ी के नीचे का एक छोटा सा घर होता है, उसको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बोला जाता है, उसमें ही रह के तैयारी करके आईएएस बन गए। तो वो एडजस्ट करके किसी भी तरीके से, क्योंकि मुख्य प्रयोजन अलग है, पहले से ही विवेक लगा चुका है, दिमाग लगा चुके, हमको किसी भी तरीके से रह के यहां से निकल जाना है, ज्यादा दिन दिल्ली में रुकना नहीं है, तो अपना कर लेते हैं। वो लिख सकते हो पोढ़ी पोढ़ी जगमुआ। पहले यहां देखो, विवेक मानव की ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से वो सही गलत का निर्धारण करता है, समस्याओं का समाधान करता है, वातावरण से समायोजन करता है, सीखता भी है। विवेक के माध्यम से हम सीखते हैं, अनुभव का लाभ उठाते हैं, हम अपने अनुभव का लाभ उठाते हैं। जिनमें विवेक की कमी है वो बार बार चोट खाता है। और कई लोग अनुभव से लाभ उठा लेते, देख लेते हैं कि ये चीजें पढ़ने से लोग आईएएस बन रहे हैं, ये नहीं पढ़ना है, तो लोगों ने अपने कमरे में ऐसी ऐसी चीजों को, किताबों को, नोट्स को स्थान दे रखा है जिसकी आवश्यकता नहीं है, और वो ग्रंथ को लेकर, उस टाइप के नोट्स को लेकर बैठे हुए हैं। तो कठिनाई तो उनकी होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस स्तर पे दिक्कत है। वो मिथ्या चीजों में फंसे हुए, सत्य को खोज कहां पा रहे हैं वो, ध्यान रखना। तो आपको जब विवेक आएगा शब्द, तो विवेक को बताना होगा ना कि आखिर विवेक होता क्या है। आप सब लिख दो और विवेक को ही एक्सप्लेन मत करो, तो दिक्कत है ना। तो विवेक के बारे में एक पैराग्राफ बताओगे, विवेक होता क्या है। तो विवेक भाई क्षमता है, मानव की समग्र क्षमता है, इसके माध्यम से हम उचित अनुचित का निर्धारण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, वातावरण के साथ एडजस्ट करते हैं, सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं, उसकी रणनीति बनाते हैं। किसके माध्यम से होगा, ये सारी बातें आ जाएंगी विवेक के रूप में। विवेक शब्द क्लियर हो गया, सारे लोग बोलो क्लियर। विवेक शब्द क्लियर। जैसे हंस होता है ना, हंस वो दूध को, जल को अलग अलग कर देता है। विवेक भी ये सही है गलत है अलग अलग कर देगा, ये गलत ये सही। तो कई बार विवेक की तुलना हंस से भी की जाती है। बोलो इज इट क्लियर। अरे बाद में बुद्ध के वचन लिख लोगे, पहले मैं पढ़ा रहा हूं विवेक, तो पहले विवेक के बारे में बोलो। वो दोहा चौपाई बाद में लिखना, तुम्हारे लिखने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी और को प्रभावित कर सकते हो। अभी तो केवल ये देखो कि ये जो बताया, मैं बता रहा हूं, ये तुम लिखने पे तुले हुए हो 5 लाइन, वो जरूरत थोड़ी अभी। वो याद रखो, पोढ़ी पोढ़ी पोथी पोथी जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो प्रेम को ही पढ़ लो, पढ़े सो पंडित हो, तो प्रेम का ही चैप्टर पढ़ो। तो हो सकता है प्रेम का चैप्टर पढ़ने के क्रम में कहीं प्रेम ही डेवलप ना हो जाए, आईएएस के प्रति कम प्रेम डेवलप हो, किसी और के प्रति प्रेम डेवलप हो जाए, फिर तो जब पढ़ने बैठोगे उसी का विचार मन में आएगा। अगला सवाल यही है,
अगला निबंध यही है, विचार जीवन का आधार है। तो किसी के प्रति प्रेम कर लो, उसी का विचार मन में बैठा लो। मन में बैठा लोगे उसी का विचार, तो आपका जीवन उसी की तरफ जाता रहेगा। जीवन में उसी का महत्व बढ़ जाएगा फिर। तो अभी से ही पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर देखने में तो ढाई है, देखने में तो ढाई अक्षर है, परंतु बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन को इधर से उधर कर सकता है। यूपीएससी से प्रेम कर लो, प्रेम करोगे तो फिर उसकी प्राप्ति का प्रयास करोगे। तो लोग आने के बाद चले थे घर से यूपीएससी के लिए, यहां किसी और के लिए मूवमेंट होने लगता है। कई सारे लोगों का कठिनाई आती है फिर। पहले विवेक क्लियर हो गया, पहले बोलो विवेक क्लियर। सारे लोग पहले बोलो विवेक क्लियर। केवल ये स्वर्णों में बताओ क्लियर। बुद्धि की सत्य की खोज अभी देख लेंगे, वो बीच में लिख दोगे। यस, ठीक है। एबिलिटी क्षमता हो गई ना, क्या क्षमता है, किस टाइप की थिंकिंग एबिलिटी है? तो समस्याओं का समाधान करने की एबिलिटी है, सही गलत का निर्धारण करने की एबिलिटी है, एडजस्ट करने की एबिलिटी है, अनुभव से लाभ उठाने की एबिलिटी है, प्लानिंग करने की, रणनीति बनाने की, उसके अनुसार उसको इंप्लीमेंट करने की, ये योग्यता और क्षमता है जो विवेक को दर्शाता है। हो गया विवेक। अब है सत्य के बारे में। अब सवाल है कि ये विवेक होगा कैसे? मान लो विवेक ऐसा है, तो विवेक, ये ऐसा विवेक कैसे डेवलप होगा जीवन में? तो ग्रंथों में कहा गया है, बिनु बिनु सत्संग विवेक न होए। सत्संग चाहिए, संगति, बिनु संगति विवेक न होए। संगति चाहिए। किसकी संगति चाहिए? तब विवेक होगा। ये विवेक होगा कैसे डेवलप? तो विवेक की संगति से ये विवेक डेवलप होगा। किसकी संगति? अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की संगति चाहिए। अच्छे पुस्तकों की संगति चाहिए। अच्छे पुस्तकों के अध्ययन से विवेक डेवलप होता है। सज्जनों का सानिध्य से, उनसे संवाद से, सत्संग से विवेक डेवलप होता है। अनुभव से भी, हम जब बहुत अनुभव करते हैं दुनिया में, तो भी हमारा विवेक डेवलप होता है। तो विवेक को विकसित करने में किसकी भूमिका है? अनुभव की, अच्छे लोगों की, पुस्तकों की, इनका सानिध्य मिलता है तो फिर विवेक होता है। कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होए। ये ध्यान रखना। तो क्या क्या जरूरी है, एक बार बोलो। तो स्वाध्याय पुस्तक, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करोगे आपको विवेक होगा। सत्संग करोगे अच्छे लोगों के साथ, आपको सही गलत का ज्ञान मिलेगा। आपको पता चलेगा कैसे समस्याओं को निपटाना चाहिए। ये होगा। ऐसा करने से आपके भीतर विवेक डेवलप होगा। माता पिता भी चाहते हैं कि आपको सही गलत का भेद पता चल जाए। आप समस्याओं से लड़ने की ताकत पैदा कर लो। कई सारे जो ऐसे मदर फादर हैं जो बड़े धन संपदा से संपक एकदम तृप्त हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को एक भी कठिनाई ना पैदा हो। बच्चे की जो समस्या पैदा होती है पिताजी तुरंत सॉल्व कर देते हैं, समस्या आने से पहले ही निपटारा कर देते हैं। बच्चे ने कभी समस्या झेली नहीं, कोई उसके सामने कभी प्रॉब्लम आया ही नहीं। इससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, समस्याओं से लड़ने की आदत खत्म हो जाती है, व्यक्तित्व के विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है। कालांतर में जब पिता की छाया हटती है और बच्चे के सामने थोड़ी सी समस्या आती है, बहुत परेशान हो जाता है, टूटने लगता है, उसको लगता है जीवन जीना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए लोग जो अनुभवी माता पिता हैं बच्चों को कुछ झेलने देते हैं कि झेलो, समझो दुनिया को।
इस क्रम में उसे सही गलत का निर्धारण करने में आसानी होती है। ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? नोट्स जो है ना, 2 नोट्स मैं दे चुका हूं आज, वो आप बात कर लोगे तो वो 2 निबंध जो कल मैंने डिस्कस किया था उसका हमने वहां पे भेज रखा है केजीएस में, तो आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? अब बात करके उसको देख लेना आप। तो ये विवेक कैसे होगा? तो ऐसे होगा, ध्यान देना। इज इट क्लियर? ठोकर से विवेक ज्यादा होता है। ठोकर खाने के बाद थोड़ा दुनिया समझ में आती है। बहुत सीधे टाइप के हो, सज्जन टाइप में हो तो ठोकर लगेगी, और ठोकर खाते खाते आप परिपक्व हो जाओगे कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। फिर आपके सामने प्रॉब्लम भी आएगा ना, तो आप समाधान कर लोगे, विचलित नहीं होगे। मान लोगे कि जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी, भाग कितना सकते हो? आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। आना तय है, चाहे आप जितने हैवीवेट हो, चाहे जितने धन संपदा से आप युक्त हो, समस्याओं को आने से 100% रोकना संभव नहीं है, आएंगी। और अगर आपने लड़ने की क्षमता नहीं डेवलप कर ली है तो परेशान हो जाओगे। छोटी समस्या, जीवन लगता है अधर में चला गया है। और कई लोग नाना प्रकार की समस्याएं झेलते हैं, झेल लेते हैं और विवेक से उसका समाधान निकाल लेते हैं, दिमाग लगाकर, बिना विचलित हुए, इमोशंस को विवेक से कंट्रोल करके। ध्यान देना। नहीं मिला है तो जिन्होंने लिखा है नहीं मिला है, आगे वाले नहीं को हटा देंगे और है को भी हटा देंगे, और उसमें लिख लेंगे फ्यूचरिस्टिक कंडीशन, मिल जाएगा। मैंने दे दिया है, ऑलरेडी अतीत की बात हो गई है, और आपको मिल जाएगा। हो सकता है क्लास खत्म होते होते अपलोड कर दें वे लोग। मैंने दे दिया है, 2 निबंध अभी दिया है, उसी को आप मॉडल आंसर मान लेना, और बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आपका विवेक बता देगा कि हाँ, सारगर्भित प्रासंगिक नोट्स है। कटिंग पेस्टिंग वाली बात नहीं है कि यहां कट यहां पेस्ट, यहां कट ये पेस्ट। मौलिक रूप से है काम, उसको देखोगे आप। इज इट क्लियर? तो विवेक सत्य को, अब ये विवेक की बात हो गई, कैसे होगा, ऐसे होगा, ये बता दोगे। फिर एक सत्य को खोज निकालता हो। सत्य के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं। नहीं, बॉक्स बनाकर निबंध में नहीं लिखना है, या बॉक्स बना बना के और निबंध को लिखो, ये निबंध में नहीं करना, आईएएस के एग्जाम में नहीं करना हो। आप पीसीएस दोगे, राजस्थान पीसीएस, तो वहां ब्लॉक बना दो, थोड़ा वहां पे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, वो चल जाता है। आईएएस में नहीं करना है ऐसा। ठीक है, अभी नीचे एक ने लिख दिया मिल जाएगा, बिल्कुल आशावादी रवैया अपनाओ, निराश नहीं होना है, मिल जाएगा। 2 निबंध अभी मैंने सबसे पहले दे दिया है। इज इट क्लियर? रखो कि हाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, सत्य के बारे में बहुत सारे कथन जनमानस में प्रचलित है। यहीं से आप शुरुआत कर सकते हो कि सत्य के बारे में समय समय पर ऐसी बातें सुनाई देती हैं। क्या बातें सुनाई देती हैं सत्य के बारे में? कि अब स्टार्टिंग कर रहे हो कि सत्य के बारे में हमें लोक जीवन में ऐसी ऐसी बातें बार बार सुनाई देती हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अंततः सत्य की ही विजय होगी, सत्यमेव जयते। ये भी बातें होती कि सत्यम वद धर्मम चर, मतलब सत्य बोलो, धर्म के अनुसार आचरण करो, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और तुलसीदास का स्टेटमेंट, धर्म न दूसर सत्य समाना। मतलब ऐसी बातें बार बार सुनाई देती हैं। तो सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ऐसे सत्य को हम कैसे प्राप्त करें, ऐसा सत्य कैसे हम खोज लें। यहीं पर विवेक की प्रासंगिकता, विवेक की सार्थकता उभर कर सामने आती है। पहला पैराग्राफ खत्म। हम आए दिन जीवन में ऐसी बातें, सत्य को लेकर ऐसी बातें सुनते हैं, इस सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और भी 1-2 बातें लिख दोगे। इस सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, सत्यमेव जयते की बातें होती रहती हैं अवसर विशेष पे।
सत्यम पद, सत्य परमो धर्म, ये भी बात होती है, ये बातें होती रहती है। तो यहां स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर हम ऐसे सत्य को कैसे धारण करें, कैसे खोजें, कैसे आत्मसात करें। इसी संदर्भ में विवेक की भूमिका उभरती है। पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में विवेक होता क्या है, ऐसा विवेक होगा कैसे, बातें लिखते जाओगे। क्लियर। एक सत्य के बारे में कभी समय हो तो आप क्लास के बाद भी सुन सकते हो। कृष्ण बिहारी नूर हैं, उनकी 2 पंक्तियां हैं, गजल है, वो उसको आप सुनोगे, उसमें भी आनंद की लहर मिलेगी। सत्य के बारे में वो कहते हैं कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े। देखो, अगर सच में घटना और बढ़ना हो रहा है, इसका मतलब वास्तव में सच नहीं है वो, क्योंकि आप जोड़ घटाव कर रहे हो उसमें। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। कभी शांतचित्त तरीके से जब मन लगे कि विचलित हो रहा हो, या फिर मन बड़ा ठीक स्थिति में हो, तो आराम से वो 2-4 पंक्तियां जो है ना सुनोगे, आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी, मन आह्लादित होगा। कृष्ण बिहारी नूर कभी कभी सुन सकते हो, गजल या कुछ ऐसी पंक्तियां भी, और ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि मूड कुछ और है और सुन रहे हो इस टाइप की पंक्तियां, तो फिर कठिनाई होगी। तो हम यहां से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लिख रहे हो कि आपके जैसे कैसे आएगा, तो लिख लो मेहनत से आएगा, लगातार काम करना पड़ेगा तब ना आओगे। ऐसे सीधे सीधे पहुंच जाओगे क्या? छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अभी ग्राउंड फ्लोर पे हो, आप जमीन पे हो, सीढ़ी पे आप चढ़ना शुरू कर रहे हो, तो फिर छत रूपी जो यूपीएससी है वहां पहुंच जाओगे, सफलता प्राप्त कर लोगे। तो धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। बिल्कुल लिख देना, ये पंक्तियां लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखो। सच घटे या बढ़े, आप इससे ही शुरुआत कर सकते हो। तो सवाल उत्पन्न होता है कि ऐसे सत्य का साक्षात्कार कैसे होगा, ये सत्य मिलेगा कैसे? फिर वहीं पे विवेक की भूमिका निकालते हुए कृष्ण बिहारी नूर की 2 पंक्तियां हैं, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो बहुत ही अच्छे लाइन है वो, आप प्रभावपूर्ण है, और हो सकता है सामने वाले ने सुन रखा हो, जो सुन रखा होगा वो प्रभावित भी हुआ होगा, उनको भी एक अच्छा लगेगा, एक स्तर पे जाके हिट कर रहे हो आप। क्लियर? बोलो ये क्लियर। अब फिर यहीं पे आप आगे जाओगे तो सत्य के बारे में जो नाना प्रकार की चीजें हैं उसको दिखाओगे, कि जैसे गांधी ने कहा, गांधी ने शुरुआत में कहा ईश्वर ही सत्य है। गांधी पे एक पैराग्राफ निकाल देंगे, बाद में उन्होंने बदल दिया, कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। शुरुआत में उन्होंने कहा था गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ किसको उन्होंने सत्य कहा? ईश्वर सत्य है। बाद में बदल दिया, कहा कि सत्य ईश्वर है। क्यों बदल दिया? ध्यान रखना, अगर आप कहते हो ईश्वर सत्य है, ये सब बीच में लिखेंगे। अगर आप कहते हो ईश्वर सत्य है, तो बहुत सारे लोग दुनिया में ईश्वर को नहीं मानते हैं, भौतिकतावादी हैं, चारवाकी हैं, जैन बौद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते, मार्क्सवादी नहीं मानते। तो अगर ईश्वर को ही नहीं मान रहे हो तो सत्य को भी नहीं मानोगे, फिर तो दिक्कत है। ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर को ही नहीं मानते हो, तो फिर तो सत्य को मानने में कठिनाई आ जाएगी। फिर ईश्वर को लेकर विवाद भी होता है, कुछ लोग कहते हैं एक ईश्वर, कुछ लोग कहते हैं अनेक ईश्वर, तो फिर सत्य को लेकर भी विवाद हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर निर्गुण है, कुछ लोग कहते हैं सगुण है, फिर विवाद हो जाएगा। जैसे ही आप कहोगे ईश्वर ही सत्य है और इसको लेकर विवाद, तो इसको लेकर विवाद, तो सत्य को लेकर तो विवाद नहीं होना चाहिए। तो बदल दिया गांधी ने, कहा कि सत्य ही ईश्वर है।
आ जाओ, सत्य तो सभी लोग मानते हैं। उन्होंने ट्रुथ को ही गॉड के रूप में स्वीकार कर लिया। आरंभ में कहा था ईश्वर सत्य है। ध्यान रखना, जब मैं गांधी पढ़ाता हूं वो एथिक्स वाले में, तो फिर उसको विस्तार देता हूं कि क्यों गांधी ने शुरुआत में ऐसा कहा था, बदल क्यों दिया बाद में। तो गांधी जी ने बाद में लगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, बदल दिया, सत्य ही ईश्वर है कह दिया, विवाद थम गया। अब सत्य के बारे में लिखना हो तो आप इसमें गांधी लिख रहे हो, आप इसमें लिख दोगे बुद्ध के द्वारा। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। आर्य सत्य, आर्य सत्य का मतलब अटल सत्य। कितना बढ़िया बुद्ध ने बात कही। 4 आर्य सत्य हैं जिनका खंडन नहीं कर सकते हो। आज से लगभग 2500-2600 साल पहले जो बातें बुद्ध ने बता दी हैं आज भी सत्य है। पिछले वर्ष यूपीएससी में सवाल पूछा, वर्तमान समय में बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता बताइए। 10 नंबर का सवाल आ गया, आईएएस में आया है तभी तो पूछा सवाल, अभी भी प्रासंगिकता है। तो बुद्ध की एक शिक्षा है 4 आर्य सत्य, अटल सत्य हैं। कौन कौन से आर्य सत्य हैं? पहला, दुख है, ये सत्य है, ये सच्चाई है, जीवन में दुख है। आप चाहे जितने अच्छे जगह पे हो, जितने हेवीवेट फैमिली में हो, दुख है। मात्रा का अंतर है केवल, किसी के जीवन में थोड़ा ज्यादा दुख है, किसी के कम है। और जिसको आपको लगता हो कि बहुत सुखी है, वो इस बात को लेकर दुखी रहता है कि मेरा सुख परमानेंट नहीं है, कब चला जाएगा कहना मुश्किल काम है। तो जो सुखी है वो इस बात को लेकर दुखी रहता है कि मेरा जो सुख अभी है ये परमानेंट नहीं है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। पिछली बार बुद्धिज्म से रिलेटेड एक और सवाल था, हम एक ही नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते। बुद्धिज्म में भी है और बेसिकली स्टेटमेंट आएगा हेराक्लिटस से, और बुद्ध में भी इसका समर्थन दिखाई देगा। तो पहला उन्होंने कहा दुख है, हम सबके जीवन में दुख है, ध्यान देना, कम या अधिक। जो हमेशा चहकता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ नजर आता है, कई सारे लोगों को देखोगे। जो मुंबई के हॉलीवुड और बॉलीवुड के लोग हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग कई बार मिल जाते हैं, जब भी दिखाई देंगे कैमरा देखते ही चेहरे पे हंसी, लगता है कितना इनका जीवन सुख से, आनंद से परिपूर्ण है। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि सुसाइड कर लिया है। बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे हीरो, बाहर से तो लगता है कितनी चकाचौंध है, इनके जीवन में तो दुख है ही नहीं। मगर कालांतर में कुछ ही दिनों के बाद आता है खबर कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। इसका मतलब भीतर में असीम दुख है। कैमरा देख के दुख छुपा के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, विवशता है उनकी। लोगों को चहकते हुए दिखना, हीरो है ना, हीरोइन है, दिखाना वो जरूरी है कि ये बड़े खुश हैं। थोड़ा सा कभी बैठ के हिट करोगे ना, पता चलेगा इनके अंदर दुख का गुब्बारा बैठा बैला पड़ा हुआ है, भंडार है दुख का, ऊपर से सुख की पॉलिशिंग की गई है। समझ में आया? समझ में आ जाएगा। तो पहला है दुख है। अब दुख है ये निर्विवाद सत्य है, हम सबके जीवन में दुख है। तो दूसरा उन्होंने कहा दुख का कारण है। तो जब आप सत्य को खोज निकालता है विवेक, तो उसमें आप एक पैराग्राफ इसको भी लिखोगे, बुद्ध के 4 आर्य सत्य। एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो इस पे जो इनका सत्य है, गांधी का सत्य है। ये सब पे एक एक पैराग्राफ निकालते चलोगे तब न बनेगा 1200 शब्द। दुख है, दुख समुदय, दुख निरोध। तीसरा उन्होंने कहा, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निरोध है, और चौथा कहा दुख निरोध का मार्ग है। तो 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य की चर्चा है। बेहतरीन थॉट है। जैसे कोरोना के समय अगर हम बुद्ध की बातों को माने तो कोरोना भी एक प्रकार का दुख। वैज्ञानिकों ने माना कि ये कोरोना है, इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। उन्होंने कारण ढूंढा, कारण ढूंढा
उसके बाद कहा कि दुख निरोध का कोई ना कोई मार्ग होगा। मार्ग को ढूंढना प्रयास किया, बाद में कोविशील्ड कोवैक्सीन बना दिया। तो बुद्ध का जो ये आर्य सत्य है, जीवन में प्रेरणा देता है कि अगर जीवन में दुख है तो कारण को ढूंढो। अगर आपके जीवन में दुख है ना, तो कुछ ना कुछ कारण है, और जब तक वो कारण है तब तक दुख रहेगा। कारण को हटा दो, दुख भी समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में जो चीज हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है। एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज। क्या बेहतरीन फिलॉसफी है, आला दर्जे की वैज्ञानिक फिलॉसफी है। साइंटिफिकेशन आला दर्जे का है। साइंस भी कहता है कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। 2500 साल पहले बुद्ध बोल चुके हैं, कोई भी चीज अकारण नहीं होता है, प्रत्येक चीज का कारण होता है। कोरोना हुआ, इसका भी कारण है। कारण को ढूंढो। भावा एकदम ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। निदान कर सकते हैं, निदान का कोई ना कोई मार्ग होगा, हमने खोज निकाला। तो बुद्ध के वचन प्रेरणा देते हैं हमें। दुख, कई लोगों के जीवन में दुख आता है तो सुसाइड कर लेते हैं, तनाव में आ जाते हैं, फिर भाग्यवादी हो जाते हैं, मेरे भाग्य में दुख ही लिखा हुआ है, इसके साथ अपने को जोड़ लेते हैं। उसका कारण नहीं ढूंढते कि इसका कारण क्या है, किस कारण से दुख हो रहा है जीवन में। कारण को दूर करो, आप भाग्यवादी हो जाओगे, निराशावादी हो जाओगे, सुसाइड कर लोगे, नकारात्मक टेंडेंसी डेवलप कर लोगे। ठीक थोड़ी है। दुख है तो आपके जीवन में थोड़ी दुख है, सबके जीवन में दुख है। और सबको अपना दुख लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख मैं ही झेल रहा हूं। इतना छोटा सा मस्तिष्क, उसमें इतना ज्यादा पेन लेकर घूमता है, वो दुख दर्द लेकर। कई सारे लोगों को बैठा के 2 मिनट बात करो, थोड़ा उसको लगता है कि दुखों का भंडार इसके भीतर है। बंद कर दोगे चैप्टर, मत सुनाओ अपना दुख। भांति भांति का दुख लिए लोग बैठे हुए हैं। और किसी के जीवन में दुख नहीं है तो दूसरे के दुख से अपने को जोड़ लिया और दुखी महसूस कर रहा है। कई लोगों ने आर्टिफिशियल दुख क्रिएट कर रखा है, कृत्रिम तरीके से अपने को दुख देते हैं। कहीं हाथ में चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए तो दुख होता है। सब कुछ ठीक है फिर भी दुख है उनके जीवन में। वो मन में क्रिएट कर लेते हैं और एसोसिएट हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो झेलेंगे, वो स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, वहां पे भी दुख झेलेंगे क्योंकि बैठा रखा है। माउंट आबू भी भेज दोगे ना, तो वहां पे भी दुख ही उनके दिमाग में रहेगा कि दुख है बहुत जीवन में, क्योंकि एसोसिएट कर लिया है। तो बुद्ध की ये फिलॉसफी एक्सीलेंट फिलॉसफी है। तो जब आप लिखोगे सत्य को खोज निकालता है तो विवेक लाओगे, फिर अष्टांगिक मार्ग की चर्चा कर दोगे, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। क्लियर? इन सब चीजों को लिखोगे तो बेहतर हो जाएगा। आप ये भी एक आता है कि जिसे कोर्ट में न्याय जब होता है तो जो वकील लोग होते हैं वो बुद्धि लगा के तर्क देते हैं, और जो जज साहब बैठे रहते हैं, माननीय जज साहब, वो विवेक लगाकर सही गलत का निर्धारण कर लेते हैं। क्योंकि जब कोर्ट में बहस होती है तो दोनों साइड के वकील तर्क देते हैं, खूब बुद्धि लगाएंगे, ये तर्क वो तर्क। तो जज साहब क्या करेंगे, विवेक से अपने ये सही है और ये गलत है उसका निर्धारण कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो। वो संबंधित पक्षों को ठीक से सुनते हैं, दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को, और विवेक से सत्य को निर्धारित करते हैं, ये सही है, वो जजमेंट फिर देते हैं। ये कहा जाता है, तो आप भी इसको लिख लोगे। ठीक है, तो लिख रहे हैं कि आपकी क्लास करते तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो माइंड फ्रेश हो जाए तो उसके बाद पढ़ना। ऐसा नहीं कि फ्रेश माइंड हो जाए तो फिर हॉलीवुड का गाना हॉलीवुड में नहीं देखना शुरू कर देना। माइंड फ्रेश हो तो रील देखना बंद कर देना। ये रील देखना, जो रील से तैयारी नहीं होती है, लिख लेना स्टार देकर। जो रील देखेगा पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाएगा, अनंत हो सकता है कई साल तक तैयारी करे। ये सब बंद करो, कम करो, कंट्रोल करो। नहीं तो जब रील देखते हैं ना तो एक खास टाइप का हार्मोन्स जो है ना, हैप्पी हार्मोन्स साबित होने लगता है, फिर आदमी की लत पड़ जाती है।
लत है ये, जैसे अफीम की लत है ना, जो एक बार खा लेता है आदत लगती है, लगता है कि कुछ छूट रहा है, मिसिंग है। कई बार लोग नमकीन का पैकेट लेकर जब बैठते हैं, ध्यान रखना हमारी बात को, और ध्यान नहीं है ना तो नमकीन का टेस्ट, नमकीन अगर थोड़ा स्वादिष्ट है तो पहले से थोड़ा सा खाएंगे, फिर आधा घंटा खाते रह जाता है, निपटा देता है, बाद में उसको लगता है कि यार आधे घंटे में तो मैंने पूरे नमकीन के पैकेट को निपटा दिया। यही हाल है रील का। एक बार थोड़ा सा आपने खा लिया, मन में डोज दे दिया, लगे 1 घंटे तक रील ही देख रहे हैं, 2 घंटे तक रील ही देख रहे हैं, पता ही नहीं है कि 2 घंटा मेरा व्यतीत हो गया। अचानक बैटरी जवाब देने लगती है, लगता है 2 घंटा से देख रहे थे। इससे ऊपर उठ जाओ अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो, नहीं तो लक्ष्य बदल दो, जाके बैठ के रील देखो, खूब रील देख लो, वो चार्जर के साथ लगा के देखना, ताकि 2 घंटे में। बिल्कुल सही, एक ने लिखा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है, आईएएस जल्दी बन जाओगे। अगर नहीं तो, मतलब अगर है तो बड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, तो नमकीन की भांति खा जाओगे पूरा पूरा, बाद में पता चलता है कि 2 घंटा गया, 3 घंटा गया। और कई लोगों की आदत ये पड़ गई है, तैयारी करने वाले, आइए आइए, हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा आदत है, अंग्रेजी वालों को कम है थोड़ा। बोलो, इज इट क्लियर? लिख लोगे। विवेक सत्य को खोज निकालता है, फिर विवेक की तुलना हंस से कर दोगे, जिस प्रकार हंस नील से क्षीर को निकाल लेता है, मतलब जल में से दूध को निकाल लेता है, नील से क्षीर निकाल लेगा। तो जहां विजडम होगा, विवेक होगा, हम सही गलत का निर्धारण कर सकते हैं, ये सही है, ये गलत है, हम गलत को छोड़ देंगे। और हमने सर अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है, बढ़िया किए हो, ये अच्छा है, अपने को समझाओगे तो बेहतर है। सारे लोग ध्यान रखना, अगर आप 2-3 साल तक ठीक से पढ़ लोगे तो जीवन तो बना लोगे, नहीं तो 2-3 साल वही सब देखने के चक्कर में अपना 45-50 साल जो भविष्य का है, 50 साल, 60 साल, 70-80 साल भी, उसको बहुत अच्छा जीवन जियोगे अगर अभी 2-3 साल थोड़ा संयम, धैर्य, अनुशासन, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन एंड ट्राई टू डेवलप सेल्फ चैलेंजिंग नेचर, तो फिर तो आप आ जाओगे लाइमलाइट में, सफलता के सीढ़ी चढ़ जाओगे। और नहीं तो फिर लाखों लोग हैं, 1 लाख एक हो जाएगा, 5 लाख हैं और 5 और बढ़ जाएंगे, क्या अंतर पड़ेगा फाइट में? प्रतिस्पर्धा पे असर नहीं पड़ेगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। हम विवेक को हंस से तुलना करके नील से क्षीर की बात कर लेंगे, कि जैसे जल में से दूध को बाहर निकाल लेता है, अलग अलग कर देता है। विवेक रहेगा तो हम पता लगा लेंगे, गलत है, सत्य का अनुसरण कर लेंगे, हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर, ये विवेक सत्य को खोज निकालता है। बढ़िया से लिख लोगे, कितना बढ़िया है, जानदार ये है। पूछ रहे एक दिन में कितने टाइम पढ़ना चाहिए यूपीएससी क्लियर करने के लिए। देखो, टाइम में मत बांधो, दिमाग में रखो, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई में। टाइम के बदले टॉपिक को बांटो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप दिन भर पढ़ो और इनपुट नहीं ठीक से हो तो वो ठीक नहीं है। आप टॉपिक डिसाइड कर लो कि ये निबंध जो है ना, आज हमको 3 घंटे में, 2 घंटे में एक निबंध लिखना है। हो सकता है 2.5 घंटा लग जाए, हो सकता है 3 घंटा लग जाए आपको पहला निबंध लिखने में, मगर 3 घंटा लगे हुए हो। ऐसा नहीं कि अरे यार वहां तो 1 घंटे में लिखना है, 1.5 घंटे में लिखना, हमने 3 घंटा लगा दिया। अभी शुरुआत कर रहे हो ना, हो सकता है 4 घंटा लग जाए एक निबंध आपको लिखने में, खूब कटिंग पेस्टिंग हो जाए, 4-5 बार 10 बार कटिंग हो जाए आपके नोट्स में। मतलब करो ना एक बार की, ऐसे 2-4 बार, 10 बार, 20 बार कर लोगे ना, तो बाद में हो सकता है 4 घंटे के बदले 2 घंटा लगे, फिर धीरे धीरे घटाते घटाते 1.5 घंटा लगे, 1.5 घंटे में बहुत अच्छा लिखोगे।
अब पहली बार लिखने बैठे हो, सोच रहे हो कि 1.5 घंटा में हम जानदार लिख लें, तो लिख लेना स्टार देकर संभव नहीं होगा। ये तो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ अलग ही टाइप की प्रतिभा होती है, वो अद्भुत होते हैं, उनको छोड़ दो। सामान्यतः ये बस की बात नहीं है। कोई कहता है तो झूठ बोलता है, ध्यान रखना। ठीक, ऊपर बोले हम थोड़ा सा रील देख लेते हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सा देख लो। थोड़ा थोड़ा देखता है, कितना सीधा ये बच्चा है, बोल रहा है मैं थोड़ा सा रील देखता हूं। थोड़ी देर देखोगे ना, और थोड़ी देर देखने के बाद यदि आप किताब लेकर बैठ जाओ पढ़ लें, तो यह किताब पढ़ना संभव नहीं है। कभी आजमा कर देखना, क्वेश्चन मार्क। आप 10 मिनट रील देख लो, और रील देखने के बाद बंद करो और किताब निकालो, पढ़ना शुरू करो। आंखें किताब से लगी रहेंगी और मन में वो रील घूमता रहेगा घंटों। किस टाइप का रील देखो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मन करेगा फिर से उसका रील देखते हैं। तो कई लोग, कई अधिकारी भी पहले रोल मॉडल होते थे, अब वो रील मॉडल हो गए हैं। रोल मॉडल से बदल के रील मॉडल। तो थोड़ा सतर्क रहना है। क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? सर इतने टर्म्स में तो हो जाएगा, लेकिन कर्म से यही तो आपको काम करना है बैठ के। मैं जो निबंध का मैटर दे रहा हूं उससे क्रमिकता बनाओगे। अब आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है ना, लिख लोगे ना। इतना छोटा सा निबंध है, इसमें मैंने इतना कंटेंट दे दिया, 1500 क्रॉस कर जाएंगे शब्दों को। सबसे पहला है कि कंटेंट तो मिले, और कंटेंट मिल जाएगा, सामग्री मिल गई, तो आप उसको व्यवस्थित तरीके से दिमाग लगाकर विवेक से ही अरेंज कर लोगे। इसको पहले, इसको बाद, उसके बाद, उसके बाद। आप पहले गांधी को नहीं लिखोगे, पहले बुद्ध को लिखोगे, बुद्ध के बाद गांधी को लाओगे। बुद्ध पहले हैं तो थोड़ा क्रमिकता का पालन कर लोगे। क्या दिक्कत है? बोलो, सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विवेक सत्य को खोज निकालता है। विवेकी बनो, अच्छी पुस्तकों की संगति करो। पास होने के लिए गाइड उड होता है, अदरवाइज थोड़ा अगर ऑथेंटिक किताबें पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, इतना कंटेंट अगर आपको मिल गया, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ये संभावित प्रश्न है, ध्यान रखना, स्टार दे लेना। हो सकता है सीधे सीधे मिल जाए, स्टार लगा देना। ये अभी बना नहीं है। यदि हमें भविष्य को विनाश से बचाना है तो विकास की दिशा को बदलना होगा। पूरे विश्व में इसकी इसकी चर्चा हो रही है कि हमारा जो विकास का भी जो ढंग है ना, और विकास के क्रम में हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अगर उन संसाधनों को हमने बदला नहीं, परिवर्तित नहीं किया, तो फिर विनाशी होगा। भविष्य को विनाश से बचाना मुश्किल होगा। तो हम विकास के क्रम में जो हम टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बहुत परिवर्तित करने का प्रयास करें। जैसे विकास क्रम में ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी चाहिए हमें, तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं, फोसिल्स ईंधन को कम किया जाए, कोयला आधारित ईंधन कम किया जाए। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली टेक्निक की बात कर रहे हैं, शून्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास, जीरो करने का प्रयास कर रहे हैं कि 2050 तक के आसपास में हम एकदम कंट्रोल कर लें। रिपोर्ट्स आ रही हैं अब इस पे। एक बहुत ही बेहतरीन, और उसमें समावेशी, सतत विकास, ये सब लिखते रहोगे, सब आ जाएगा। जब विकास लिखोगे ना, तो विकास में समावेशी विकास, सतत विकास, ये सारे शब्दों को एक्सप्लेन करोगे एक एक पैराग्राफ में। सतत विकास हम लोग देख चुके हैं, समावेशी विकास देखा नहीं है। बोलो, अब जब विकास मिल गया है शब्द, तो विकास को लंबा खींचोगे ना। गुणात्मक और मात्रात्मक जब परिवर्तन होता है तो हम उसे विकास के रूप में देखते हैं।
और फिर दिखाओगे कि यहाँ पे इसका एक संदर्भ सतत विकास है, समावेशी विकास है, दोनों को समावेशी सतत विकास जोड़ दोगे, ये सब विस्तार करने क्रम में बीच में आएगा। भविष्य को विनाश से बचाना है तो अब देखो इसकी शुरुआत कैसे करोगे। ये जो निबंध है एक तरीके से चेतावनी वाला निबंध है, चेतावनी दे रहा है। ये निबंध एक प्रकार से सतर्कता वाला निबंध है, सतर्क कर रहा है सारे लोगों को कि भाई सतर्क हो जाओ, बचाना है तो अभी से बदल जाओ, नहीं तो दिक्कत है। तो निबंध जब पढ़ो आप उसका लाइन, तो सोचो कि किस टाइप का ये मैसेज दे रहा है। इसके ठीक पहले हमने बोला विवेक सत्य को खोज निकालता है, बोला इथिकल फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट था। सत्य किसे कहेंगे, शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं। तो शंकराचार्य को पिछले वाले में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहां पर यदि हमें भविष्य को विनाश से बचाना है तो विकास की दिशा को बदलना पड़ेगा। तो हम एक भविष्य को लेकर कई सारे रिपोर्ट्स अभी आए हैं जो भविष्य की दिशा बता रहे हैं कि भाई साहब टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, कठिनाई हो जाएगी, ग्लोबल बॉइलिंग हो रहा है, अब नीचे भी गर्मी बढ़ रही है, पहले ऊपर से था अब नीचे भी, पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही थी अब ग्लोबल बॉइलिंग भी आ गया है। ये दोनों वार्मिंग और बॉइलिंग किताबों में अभी तक ग्लोबल वार्मिंग ही डोमिनेट कर रहा है। अभी मगर कुछ पेपरों में देखोगे ना एक नया शब्द बड़ा तेजी से उभर रहा है, ग्लोबल बॉइलिंग। ध्यान रखना, तो ऐसा नहीं कि केवल ग्लोबल वार्मिंग पे ही सब लंबा खींच दो, वो भी चाहिए, इसको भी, क्योंकि नया टेक्निकल टर्म उभर रहा है, खूब इस पे अब आर्टिकल्स आ रहे हैं। हाँ, कल करेंगे तो आज कर, ये भी लिख लोगे। ऐसा नहीं हो कि पर्यावरण को जब एकदम चौपट हो जाए तो फिर आप आगे बढ़ो। अभी समय अच्छा है, इसी समय हम लोगों को आगे बढ़कर पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, भविष्य को विनाश से बचाना है तो विकास की दशा बदलनी पड़ेगी। हम इसको कई सारे क्षेत्रों में ले जाएंगे और बेहतर होगा एक रिपोर्ट से शुरुआत करो, क्योंकि भविष्य को लेकर कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जो हमें सतर्क करते हैं। उसमें से एक रिपोर्ट मैं इंडिकेट कर रहा हूं, और ऐसे रिपोर्ट समय समय पर कि अगर इतने साल में अगर ये नहीं किया गया तो प्रकृति जीवन ये जो भूपटल है पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। यहाँ पे संसाधनों का अभाव हो सकता है, जल का संकट पैदा हो सकता है, पर्यावरण इतना प्रदूषित होगा कि लोग कम ही एज में मरना शुरू कर सकते हैं, कई सारी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी, खेतों में फसल को उपजाना मुश्किल हो जाएगा, जो ऐसे कीट पतंग है जो परागण का काम करते हैं उनकी स्थिति बिगड़ रही है। वो गांधी को भी लिख लोगे। ठीक है, 2025 नेट जीरो कार्बन इमिशन, बिल्कुल ये सब लिखोगे। तो 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट थी। इसमें कहा गया था, ये जो रिपोर्ट बड़ा ही, इसने बहुत अच्छी बात कही थी, बड़ा ही प्रभावपूर्ण बात ही कही थी कि हम पहली ऐसी पीढ़ी हैं जिसमें प्रकृति के मूल्य और उसका हमारे ऊपर प्रभाव की एक स्पष्ट तस्वीर नजर आ रही है। हम लोगों के सामने एक तस्वीर नजर आ रही है कि प्रकृति का प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। हम लोगों को यह ज्ञान मिल रहा है कि अगर नहीं करेंगे तो आगे कठिनाई हो सकती है। ये ऐसी पीढ़ी है, ये पहली ऐसी पीढ़ी है जो प्रकृति को लेकर, अभी तक की पुरानी पीढ़ी जो थी वो तो जितना खींच सकते हो खींच लो। आप देखो औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। और एक दौर ऐसा था जब जो जितना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता था वो उतना ही विकसित माना जाता था। अगर आपके पास खूब किसी भी प्रकार से प्रकृति का दोहन कर सकते हो, संसाधनों का, बड़े बड़े मशीन, भले ही तहस नहस हो जाए प्रकृति, बट खींच लो उसमें से, तो माना गया विकसित है। बाद में कहा कि नहीं, अंधाधुंध तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं, व्यवस्थित दोहन हो, इको फ्रेंडली टेक्निक से दोहन हो। विकास करना है परंतु विकास के क्रम में प्रकृति को तहस नहस नहीं करना, उसकी रक्षा भी करनी है, तब भविष्य बना रहेगा।
ऐसा एकदम चौपट कर दो, प्रकृति रहने लायक ना रहे। कई जगहों की स्थिति बिगड़ रही है। ठीक है, मानवतारहित विज्ञान को भी लिख सकते हो। तो रिपोर्ट था कि हम पहली ऐसी पीढ़ी है जिसके पास प्रकृति के मूल्य और हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की एक स्पष्ट तस्वीर है। हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसी टाइप से रिपोर्टें आ रही हैं कि इसी टाइप से अगर ग्लोबल वार्मिंग होता रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, कई सारे छोटे छोटे देश, द्वीपीय देश, तटीय देश या शहर डूब सकते हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। हम ये ऐसी पीढ़ी है, अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है हमारे सामने, ऐसी आ रही है और लिखा हुआ है कि हम अंतिम भी हो सकते हैं यदि हमने ठीक से कार्रवाई नहीं की। तो अगर हमने ठीक से काम नहीं किया तो हम ही अंतिम भी हो सकते, अगली पीढ़ी हो सकता है एकदम संकट में ही पड़ जाए। कितना ये रिपोर्ट व्यक्ति को जागृत करती है कि हम ऐसी पहली पीढ़ी हैं जिसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव और उसके मूल्यों की एक स्पष्ट सी तस्वीर आ रही है। और अगर हम सचेत नहीं हुए तो हम अंतिम पीढ़ी हो जाएंगे। अगली पीढ़ी तो हो सकता है कि संघर्ष और प्रकृति के साथ ही संघर्ष करती रह जाए, उसके जीवन जीने पर कठिनाई हो जाए। ये जो रिपोर्ट है चेतावनी दे रही है। यहीं से शुरुआत कर देंगे। 2018 में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ऐसी बातें कही गई। हम पहली पीढ़ी हैं जो समझ रहे हैं सारी चीजों को और अंतिम भी हो सकते हैं अगर ठीक से काम नहीं किया तो। ध्यान देना, सब तहस नहस कर ले। मान लो ये युद्ध हो रहा है, ये इजराइल हमास का, उधर यूक्रेन रशिया है, कुछ और अगर थोड़ा बहुत भी समीकरण या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो पूरे विश्व में एक अलग ही दिशा पैदा हो जाएगी। और आज तो सबके पास इतने खतरनाक टाइप के हथियार हैं कि पूरी मानवता भी नष्ट हो सकती है। ये मानवता रहित विज्ञान की स्थिति है, ध्यान देना। क्लियर? ठीक है, ऐसा कर सकते हो। ये चेतावनी जो है मानव की जो भौतिकतावादी प्रवृत्ति है, जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है, जो संग्रहण करने की प्रवृत्ति है, अंधाधुंध आर्थिक विकास करने की जो प्रवृत्ति है, उसको ध्यान में लेकर दी गई है। बेटा सतर्क हो जाओ, नहीं तो आगे यही पीढ़ी अंतिम पीढ़ी भी हो सकती है। इसके आगे वाली पीढ़ी को तो बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, और इसी स्थिति में आप 4 लाइन का एक स्टेटमेंट दे सकते हो। मैंने वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जंगल, पेड़, पहाड़, नदी, ये है जो नोट्स में दूंगा उसमें मिल जाएगा। जंगल, पेड़, पहाड़, नदी, आदमी सब कुछ काट रहा है। जंगल को काट रहा है, पेड़ को काट रहा है, पहाड़ को भी काट देता है, नदियों को सुखाने पे तुला हुआ है। कई जगहों पे नदियां सूखती हैं तो प्राचीन काल की चीजें निकल के आ जाती हैं। सबको काट रहा है, सबको बांट रहा है। जंगल हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, आदमी सब कुछ काट रहा है। छिल छिल कर खाल भूमि की कतरा कतरा बांट रहा है। भूमि को भी एकदम प्रदूषित करने पे तुला हुआ है। उसी में सारी गंदगी जा रही है। रसायनों का तीव्र गति से नदियों में प्रवाह हो रहा है। खतरनाक रसायन, गंदगी का और अन्य चीजों का प्रयास चल रहा है रोकने का, मगर अभी भी चल रहा है। बिना सोचे समझे अंतहीन विकास की दौड़ में आज मानव शामिल हो चुका है अपने ही विनाश की अंधी दौड़ में। भाग रहा है, अंधाधुंध इकट्ठा करें, इस क्रम में अपना ही विनाश पैदा कर लेगा। अपने ही विनाश खाई खोद रहा है, भविष्य में खाई खोद लेगा। इस तरीके से काम कर रहा है। ये जो पंक्तियां हैं व्यक्ति को सतर्क कर रही हैं, इशारा कर रही हैं। और यहीं पे गांधी का स्टेटमेंट दे दोगे, प्रकृति मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, परंतु वह किसी व्यक्ति के लोभ की पूर्ति नहीं कर सकती है। ये सारी बातें हमें एहसास दिलाती हैं, हमें सतर्क करती हैं कि हमें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। विकास की दिशा को बदलना होगा, नहीं तो भविष्य भयावह हो जाएगा, रहने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, ये बातें आ जाएंगी। फिर आप थोड़ा विकास की दिशा बदलनी पड़ेगी, तो क्या क्या करना होगा, कैसे करेंगे, विकास क्रम में क्या क्या करना होगा, ये सारी बातें
आपको इसके भीतर लिखनी है। और ये बातें जब भविष्य को विनाश से बचाना है तो विकास की दिशा बदलनी पड़ेगी। क्यों यह जरूरी हुआ? आज देखो व्यापक पैमाने पर औद्योगिकीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या में तेज वृद्धि हो रही है। भारतीय संदर्भ में कई जगहों पर जनसंख्या कम भी है, तो खूब भूजल का दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संपदाओं का दोहन कर रहे हैं, ताजे जल का संकट पैदा हो रहा है। पिछली बार आईएएस में जीएस के फर्स्ट पेपर में ताजे जल के संकट पे सवाल आ गया, जाकर देखो। जल संकट पढ़ते हैं और जल संकट पे सवाल है, क्योंकि ताजे जल की मात्रा बहुत कम है और वो भी प्रदूषित हो रहा है, कठिनाई है। क्लियर? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो धुएं निकल रहे हैं वो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। अवशिष्ट पदार्थों को से मिट्टी और जल प्रदूषित हो रहा है। वायु से वायु प्रदूषण, उनके पास से जो अवशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं वो मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहे हैं, जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ये दशा हो गई है। तो आप थोड़ा जल प्रदूषण पे चले जाओगे, मृदा प्रदूषण पे चले जाओगे, वायु प्रदूषण पे चले जाओगे। ये दिल्ली में बहुत विकसित, भारत की राजधानी, विकसित, हम कहते हैं विकास देखना हो तो दिल्ली में जाओ भाई। और यहां पे दशा क्या हो जाती है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में? अभी का भी समय है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां खतरनाक, भारी, गंभीर, बेहद गंभीर शब्द का प्रयोग करता है। बेहद गंभीर, गंभीर नहीं, अभी पीछे यहां पे बेहद गंभीर स्थिति थी। अब विकास के क्रम में यह दशा हो गई है। पेपरों में प्रतिदिन रिपोर्ट आ रहा था। पीछे हमारे टच के एक जन थे, वो एक बार चले गए वहाँ पे इलाज कराने के लिए, कहीं पे गए जो ऋषिकेश हरिद्वार साइड में है किसी जगह पे। तो सामने वाले ने पूछा, जो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, अनुभवी डॉक्टर थे, कि कहाँ से आए हो? सामने वाले से पूछा, हमारे मित्र से। तो उसने बड़े गर्व से कहा कि दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से आया हूँ। सामने वाले ने कहा कि नरक में रहते हो। हल्का सा केवल एक टिप्पणी किया कि नरक में रहते हो। उस समय की दशा बहुत बिगड़ी हुई थी। और अभी के पेपरों में दिल्ली का रिपोर्ट, अब विकास का अगर देखना है तो दिल्ली में आके देख सकते हो, मगर विकास के क्रम में स्थिति क्या है? एक दिन दिल्ली में रुकना 20 सिगरेट पीने के बराबर है। तो जो कहता है कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, वो अनायास कर लेता है। एक दिन अगर रह गया दिल्ली तो इसका मतलब 20 सिगरेट फूंक लिया। ये दशा है, बेहद गंभीर। तो कहां हम जा रहे हैं? अगर नहीं सतर्क होंगे तो रहना, भविष्य को विनाश से बचाना मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सदा थोड़ी देर छोड़ देना, बजरंग बली का चूरमा खाना है, मम्मी ने बनाया है। कौन है ये? कुमकुम है, देखो इनको, ठीक है? इनको चूरमा खाना है। घर में जितना आनंद लेना है ले लो कुमकुम, बाहर निकलते तो चूरमा याद ही नहीं आता। फिर यहां बहुत सारे सुरमा दिखाई दे जाते दिल्ली में, मठाधीश। उन सुरमाओं को देखकर तनाव पैदा हो जाता। पता लगे 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, बगल में खड़े हैं 8 साल से कर रहे हैं, उन्होंने 16 मेंस दे रखा है। ऐसे सुरमाओं का सामना होता, चूरमा खाना तो भूल जाते। ये अब ऐसे क्लास चल रही है, इनको चूरमे की याद आ रही है। और मैंने चूरमा बोल दिया तो कई लोगों के जिह्वा पे वैसे ही रस का प्रवाह बढ़ गया होगा, अलग टाइप का रस। कुमकुम जो है ना, जानबूझ के ये ऐसी ऐसी बातें लिख रहे। ऐसा मत लिखो, औरों का भी भाव को ध्यान रखो। जो अकेले रहते हैं, आपको मम्मी के हाथ का खाना मिल रहा है, ये आपका सौभाग्य है। बहुत सारे जो अलग रह रहे हैं वो तो परेशान हो जाएंगे। तो इस टाइप से लिख के औरों को उद्वेलित मत करो। कुमकुम, इज इट क्लियर? तो कई सारे निकल जाएंगे कि नहीं आज चूरमा ही खाना है। राजस्थान में ज्यादा चलता है कि दाल बाटी चूरमा, और दाल बाटी चलता है, बाटी और चूरमा। बिहार में थोड़ा लिट्टी और अलग टाइप की चीजें चलती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। उधर में जाओ मत। इस टाइप की चीजें लिखते क्यों हो? उधर उधर जाना है काम, संदर्भ को देना।
दिल्ली की एक दिशा बता सकते हो। जब विकास की दिशा बदलनी पड़ेगी, नहीं तो विनाश हो सकता है। तो दिल्ली जैसे शहर पे एक पैराग्राफ, ये नवंबर दिसंबर और जनवरी में दिल्ली की सांसें उखड़ने लगती है, भाषा ये रखोगे, दिल्ली की सांसें उखड़ने लगती हैं, फेफड़े फूलने लगते हैं, प्रतिदिन बेहद गंभीर स्थिति होने की शिकायत पेपर में रिपोर्ट आता है, बेहद गंभीर स्थिति। ऐसी खबरें प्रकाशित होती हैं कि एक दिन रुकना दिल्ली में 20 सिगरेट पीने के बराबर है। ये सारे लाइन लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दर्शाता है कि विकास तो हुआ, पर विकास के क्रम में कहीं हम विनाश को निमंत्रण पत्र तो नहीं दे रहे हैं। अगर यही स्थिति होती रही तो आगे क्या हो जाएगा, विनाश की तरफ बोल सकते हैं। वो कुमकुम बता रही कि मैं राजस्थान से ही हूं, तो मैंने कहा ना, राजस्थान वाले बाटी चूरमा ज्यादा खाते हैं, और वो ऐसे मौसम में विशेष रूप से खा लेते हैं। यहां ध्यान दो, तुम राजस्थान से होगी, कहां से हो? क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? हम ऐसी चीजों को लिख सकते हैं। तो आप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण है, इन सब चीजों को दिखाओगे। आज ये भी बताओगे कि आज पूरे विश्व में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं गर्मी के दिनों में। दूसरी तरफ बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो तूफानों की स्थिति है, अलग अलग टाइप के तूफान, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तूफान, अलग अलग टाइप के तूफान, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी, उसको भी परेशान कर देते हैं तूफान। भारत के अभी तमिलनाडु में तूफान आया, कितनी दिक्कत हुई। तो इस तरीके से अब बदल रहा है प्रकृति का कि लगता है कि आगे कठिनाई हो जाएगी। कभी जल का संकट, कभी अतिशय जल, कभी व्यापक स्तर पे बाढ़, कभी रेगिस्तान में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। इसका मतलब कई चीजें परिवर्तित हो रही है। अगर समय से सतर्क नहीं रहेंगे तो भविष्य का विनाश हो जाएगा। वैश्विक तापन लिखोगे, क्लियर? इसमें वो एक कविता आती है, जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा देना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। लोग यहाँ पेड़ों को काट के विनष्ट कर रहे हैं। तो आप ये सारी बातों को लिखोगे और ये भी बोलोगे कि विकास ऐसा होना चाहिए कि इसका लाभ चंद मुट्ठी भर लोगों को न मिले, बल्कि इसका लाभ सबको मिले। समावेशी विकास की स्थिति हो, जन भागीदारी हो, विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी हो, तो विकास ठीक माना जाएगा। ऐसा नहीं कि चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास हो जाए, ये ठीक नहीं होगा। उसमें सामाजिक न्याय भी हो और समावेशी विकास हो। ये सारी बातें होनी चाहिए। ध्यान रखना, विकास को रोकना समस्या का समाधान नहीं है। विकास तो करेंगे, बस विकास करने के क्रम में हम प्रकृति का भी ध्यान रखेंगे। एक पेड़ काटेंगे तो 2 पेड़ लगा देंगे, ध्यान रखना। और वो लाइन है ना कि जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा देना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। ये बातें होनी चाहिए। प्रकृति के प्रति हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, तभी शांति, व्यवस्था और समाज में एक संतुलन हो सकता है। ठीक है, हम ऐसी चीजों को दिखा सकते हैं और इस प्रकार से हम अंत कर सकते हैं। आप देखोगे विकास के क्रम में हमने वो चीज को दिया है अभी कि कई बार हम जाते हैं, लगता है ज्यादा विकास हो गया, हम ज्यादा धन हो गया है विकास के क्रम में। तो कई बार लोग होटलों में जाते हैं तो अनाप शनाप टाइप की चीजें ले लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। ये भी एक कठिनाई है। विकास करने के क्रम में हमें कई चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप वहां पे स्लोगन लिख सकते हो कि उतना ही अन्न लो थाली में, फेंकना न पड़े नाली में, लिख सकते हो इसे। कई लोग व्यापक स्तर पे बर्बादी करते हैं। एक साइड में लोगों को अन्न नहीं मिलता है ठीक से, भरपेट भोजन नहीं मिलता है, और कई लोग अन्न की बर्बादी करके आते हैं। वैसे समय उनको ध्यान रखना चाहिए, भाई ऐसी स्थिति है। ठीक है, वेरी गुड। जितेंद्र बोल रहे हैं कि हमारे पापा ने घर के बाहर पेड़ लगा दिए हैं पूरा फूल पौधों की वजह से। अच्छी बात है।
उनको इस लाइन का पता होगा कि अगर भविष्य को विनाश से बचाना है तो विकास की दिशा बदलनी पड़ेगी। उनको पर्यावरण के प्रति जागरूकता होगी, प्रेम होगा, वे प्रकृति प्रेमी होंगे। क्लियर? अच्छी बात है। क्या नाम है इनका? चंद्रा है ये, अनुष्का चंद्रा। अच्छी बात है। तो उनको भी ये निबंध सुनाओगे तो कहेंगे बात तो बिल्कुल सही है, अच्छा निबंध है, संभावित निबंध है, बन सकता है। इसका मैं मॉडल आंसर कल दे दूंगा। 2 मैंने दे दिया है, इसका कल दे देंगे, ध्यान देना। और देखो, अगर भविष्य को विनाश से बचाना है तो इसमें केवल सरकार को मत दो कि सरकार को यह करना चाहिए, सरकार को यह करना चाहिए, बल्कि हम सबका दायित्व है कि हम अपने स्तर पे भी विनाश से बचाने का प्रयास करें। अगर आप व्यर्थ में बिजली नहीं जलाते हो ना, यह भी एक तरीका है भविष्य को विनाश से बचाने का। छोटी छोटी चीजें, पॉलिथीन अगर नहीं सड़क पे डालते हो नालियों में, यह भी एक प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने स्तर पे कुछ कुछ उपाय करते रहे तो उसका एक बड़ा प्रभाव उभर कर सामने आएगा। आप सोचो, वैश्विक स्तर पे काम करो, लोकल स्तर, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, ये नारा दिया जाता है पर्यावरण के संदर्भ में। ऐसा नहीं कि सारा सरकार को ये करे, सरकार ये करे और आप जहां बैठे वहीं पे पॉल्यूशन और गंदगी फैलाएं। स्वयं को भी प्रत्येक जगह पे जागरूकता पैदा करनी चाहिए। स्वयं को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे जाड़े के दिन में कई लोग टायर जलाते हैं, कितना पॉल्यूशन होता है। व्यर्थ में जो इस टाइप की चीजें जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, नहीं करना चाहिए। जागरूकता फैलानी चाहिए, बिल्कुल सही। क्लियर? ये सारी बातें हों तो बढ़िया होगा। सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? लिख सकते हो। इस निबंध को मैं कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 2 निबंध मैं पहले दे चुका हूं। जो जंगलों में आग की स्थिति होगी, ध्यान रखना, आप अमेजन के जंगल से लेकर उत्तराखंड के जंगल का नाम लिखोगे। आज विकास तो कर रहे हैं, मगर देखो जंगलों की आग। स्पेन में, अमेरिका में जंगलों में आग, अमेजन के जंगलों में आग, कई दिन बुझाने में लग जाते हैं। ये क्या है? ये दिखा रहा है दुष्परिणाम को। तूफानों की बढ़ती फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि हम ठीक दिशा में नहीं जा रहे हैं। कुछ ना कुछ कठिनाई है। बोलो, इज इट क्लियर? आज देखो, विकास के क्रम में ये स्थिति है, विकास की ये दिशा है कि हम लोगों ने खूब ज्यादा अन्न उपजाने के क्रम में पंजाब का जो मालवा क्षेत्र है, अब उसको कैंसर बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि अधिक उपजाने क्रम में हमने खूब कीटनाशकों का प्रयोग किया, रसायनों का प्रयोग किया, तो कैंसर बेल्ट कहा जाने लगा है उस मालवा बेल्ट को। और बठिंडा से बीकानेर जाने वाली एक ट्रेन है, उसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। उसमें कैंसर, इतने ज्यादा कैंसर के मरीज रहते हैं कि आप नेट पे सर्च करोगे कैंसर ट्रेन, ऑफिशियल नहीं है परंतु उसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। मतलब उस इलाके में इतना ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग कर दिया गया, या इतने ज्यादा उर्वरक इस्तेमाल कर लिए गए ज्यादा उत्पादन के लिए, कि मिट्टी प्रदूषित हो गई। मृदा प्रदूषण का स्पष्ट साक्ष्य है वो पंजाब का मालवा क्षेत्र, जिसे कैंसर बेल्ट, देखोगे नेट पे सर्च कैंसर बेल्ट मालवा क्षेत्र तो आ जाएगा क्यों कैंसर बेल्ट कहा जाता है। हम कहां उत्पादन के, ज्यादा उत्पादन के चक्कर में हमने क्या कर लिया? अपनी कठिनाई पैदा कर ली, भविष्य के लिए खतरा पैदा कर लिया। आपको ताज्जुब होगा, कैंसर ट्रेन कहा जाता है। आप कैंसर ट्रेन लिख के करोगे ना तो मिल जाएगा क्यों कहा जाता है कैंसर ट्रेन। किसको दर्शा रहा है? विकास की दिशा ठीक नहीं है, हम कहां पहुंच गए हैं। क्लियर? हिमाचल प्रदेश की बाढ़ भी दिखा सकते हो आप। जो उत्तराखंड में जो ये जो जोशीमठ जो घटनाएं हैं, हमने बड़े बड़े बांध बना दिए जो आगे हो सकता है कभी कहीं कठिनाई पैदा कर दे, बिना प्लानिंग के, बिना रणनीति के, समुचित रणनीति दीर्घकालिक दृष्टिकोण के। ऐसी ऐसी चीजें बता दिए हुए कि कालांतर में हो सकता है अपने लिए कठिनाई पैदा कर दे। नालियों को जाम करके हमने सड़कें बना दी और
कई जगहों पे घर बना दिए, नालियों के ऊपर ही घर बना दिया। जोशीमठ की घटना देखो। हम इस हम इस हम इस निबंध की शुरुआत जोशीमठ की घटना से कर सकते हैं। एक पैराग्राफ। जोशीमठ में अचानक ही लोगों के, अभी हाल ही में जोशीमठ में लोगों के मकानों में क्रैक आने लगे, दरारें आने लगी, भय का माहौल पैदा हो गया, प्रशासन के हाथ पांव खड़े हो गए। आनंद फानंद में इसी टाइप से लिखोगे, जोशीमठ की घटना है। आनंद फानंद में लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराने का प्रयास किया जाने लगा। यहां यह प्रश्न उभरता है कि आखिर ये स्थिति कैसे पैदा हो गई, क्यों पैदा हो गई। इस संदर्भ में इस निबंध की जो कथन है उसकी प्रासंगिकता उभर कर सामने आती है। बिल्कुल सही। देखो, ये बहुत सारी चीजें थी। रिपोर्ट आ रहे हैं मैंग्रोव वन का भी विनाश हो रहा है। विकास क्रम में मैंग्रोव वन जो अंडमान में है, पश्चिम बंगाल के कई सारे एस्पेक्ट वो हैं, तो वहां पे उन सब चीजों को लिखोगे। आप अपने तरीके से भी कुछ चीजों को लिखोगे। आप रिपोर्ट बीच बीच में, क्योंकि ये जो है ना, ये कुछ रिपोर्ट डिमांड करता है। निबंध को देखते ही लग जाता है कि अरे इसमें तो रिपोर्ट लिखा जा सकता है। अगर आप पेपर प्रतिदिन पढ़ रहे हो, जलवायु को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कोई रिपोर्ट पब्लिश हो, उसको शॉर्ट में 3 लाइन कट करके एक जगह निकाल लो। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया याद भी नहीं है। प्रति वर्ष कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं अलग अलग। मैंने एक रिपोर्ट वो जो बताई थी, वो रिपोर्ट थी, किसकी रिपोर्ट थी? वो रिपोर्ट थी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ये वर्ल्ड वाइड WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जो ये था, ये 2018 में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। रिपोर्ट में ऐसी बात कही है, पहली पीढ़ी अंतिम पीढ़ी। कितना बेहतरीन ये एक थॉटफुल बात है। इसको खूब कोट किया जाता है उस रिपोर्ट को। आप भी रिपोर्ट को कोट करो। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो इज इट क्लियर। लिख लोगे? इस निबंध को कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, हम लोग कई उपाय कर रहे हैं, नमामि गंगे परियोजना। इसमें वो सब बताओगे ना, हम कहाँ कहाँ सतर्क होके कर रहे हैं। हम नदी जोड़ो परियोजना कर रहे हैं कि पानी जो है बर्बाद ना हो। नमामि गंगे परियोजना कर रहे हैं, गंगा नदी प्रदूषित होने से बचाया जा सके। हमने नदियों को जीवित मानव का दर्जा दे दिया है, गंगा और यमुना को, ताकि कोई उसमें गंदगी ना फेंके। वो जीवित मानव का दर्जा हो गया है। तो हम ये सभी बातें लिखेंगे, क्या क्या किया जा रहा है, और लास्ट में बता देंगे क्या क्या किया जाना चाहिए। और जब किया जाना चाहिए तो एक काम उसमें यह भी करेंगे, मौलिक कर्तव्य को कोट करेंगे। अगर 11 मौलिक कर्तव्य है तो एक उसमें से बोलो आप। किसको याद है लास्ट में कंक्लूड करते वक्त कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में भी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत यह बात कही गई है कि, क्या कही गई है? एक बात बोलो आप। उसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बात बोली गई है। क्या बात है? बोलो, किसको याद है? मतलब ऐसे निबंध में भी लिखने का स्कोप है कि नहीं है? एक मौलिक कर्तव्य लिख सकते हो, और निष्कर्ष में आप मौलिक कर्तव्य याद कर रहे हो कि देखो हमें ये काम करना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत ये बात कही गई है कि हम नागरिकों का यह कर्तव्य है कि, क्या कर्तव्य है? पूरा एक लाइन, बढ़िया लाइन बनेगा। आर्टिकल 48 49 ठीक है, मगर ये जो मौलिक कर्तव्य के भीतर वो बताओ आप। मैंने कई बार बोला मौलिक कर्तव्य रट लो, कई जगहों पे लिखने की स्थिति है। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, तो ये लिख सकते हो कि हमारे मौलिक कर्तव्य में ये बातें कही गई हैं। मतलब राज्य नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे पर्यावरण का संरक्षण करें, और इसके लिए हमें जन जागरूकता अभियान चलाना होगा, जन भागीदारी बढ़ानी होगी,
तो फिर हम भविष्य को विनाश से बचा सकते हैं। ऐसा हम केवल सरकार को दोष देने से, सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। पर्यावरण का जिसके अंदर वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करें। लिखो इसको। अगर याद है तो एक पूरा लाइन लिख लोगे ना, एक पूरा पूरा लाइन लिखोगे मौलिक कर्तव्य 11 में से एक है पर्यावरण संरक्षण पे। वनों की, झीलों की, नदियों की। कई जगहों पे बिल्डरों ने तालाबों को ढककर उसके ऊपर कॉलोनी बसा दी। खोजो नक्शे में तो दिखता है कि तालाब है, जाने पे लगता है कि यहाँ तो बिल्डिंग बनी हुई है। कहाँ गई तालाब? कई जगह, कई सारे पुराने शहर जो प्राचीन शहर है वहाँ बड़ी मात्रा में तालाब थे। विकास के क्रम में हम लोगों ने तालाबों को ढक दिया, अब वो शहर जल संकट से गुजर रहे हैं। कई जगह कुओं को ढक दिया गया, कुओं को बंद करके उसके ऊपर मकान बन गए। कुएं के ऊपर मकान बना दिया लोगों ने विकास क्रम में। तो वर्षा जल का जो वर्षा जल बेकार चला जाता है, वो नीचे जमीन में नहीं जा पाता। ठीक है, बिल्कुल से उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वेरी गुड। इज इट क्लियर? तो 2 निबंध मैंने कल दिया था, आज दे चुका हूं। इसका ये दोनों का मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? सारे लोग बोलो इज इट क्लियर? क्योंकि कुमकुम की मम्मी ने चूरमा तैयार कर रखा है और राजस्थान में है। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग को भी दिखा सकते हो अपने। मैंने कहा ना कि आप अपने तरीके से भी कुछ बातें जोड़ लोगे, जो जो चीजें हैं, तो आप सारे लोग चूरमा खाने की तैयारी कर लो। क्लियर? और ये सब बातें मत लिखो कि मम्मी ने चूरमा तैयार किया है या क्या किया। बचपना वाली बात मत करो यहां पे। इज इट क्लियर? वो सब लिख लोगे। पानी को व्यर्थ में बचाने के लिए चेक डैम वगैरह का निर्माण, कैसे हम पानी को बेकार होने से बचाएं। हम वर्षा जल है उसको संग्रहित करें ना हम लोग। कई सारी अभी नीतियां, पॉलिसियां बनी हैं कि वर्षा जल बेकार ना जाए, क्योंकि गर्मी के दिनों में कई जगहों पे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पिछली बार चेन्नई में वाटर ट्रेन भेजना पड़ा। कितनी विडंबना है। विकास महानगर, चेन्नई महानगर, पानी की ये स्थिति हो गई कि वाटर ट्रेन में वाटर पानी भर के भेजना पड़ा चेन्नई को, चेन्नई की प्यास बुझाने के लिए। ये दशा हो गई थी पिछली बार गर्मी के दिन में। इज इट क्लियर? अरे देश की सेवा करते रहोगे। जो मैंने कहा ना, पर्यावरण वाली बात ज्यादा लिखोगे, देश की सेवा वाली बात लिखेगा। देश सेवा कर लेना, बाद में आईएएस बनोगे तो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा, वहां लोक सेवा कर लेना। लोक सेवा का मतलब राष्ट्र सेवा। इज इट क्लियर? शेष पक्षों को कल देखेंगे। कल भी 2 से 3 निबंधों को हम लोग देखेंगे और उसका हम लोग विवेचन करेंगे। जब मैं पढ़ाऊं तो थोड़ा रफ टाइप से लिखते रहना, कंटेंट हो जाएगा। जैसे ही नोट्स मिलेगा उसमें उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेना, क्योंकि मौलिकता के साथ निबंध लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो आप उन दोनों का तालमेल करोगे तो बेहतर हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सब लिख देना, पेरिस समझौता भी लिख देना, पृथ्वी सम्मेलन भी लिख लेना, और सब रियो डी जेनेरियो, कई सारे लिख सकते हो। मगर लिखते वक्त थोड़ा लंबा लंबा मत खींचना। अभी लेटेस्ट में पेरिस वाली बात हुई है, मॉन्ट्रियल में भी कई सारी चीजें रही थी। इन चीजों को लिख के पूरा कर लोगे। 1200 शब्द है। ठीक है, थैंक यू।